आज केंद्र सरकार में पुनः दूसरी बार राज्य मंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेरा पहला आगमन हुआ। कल 14 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मुझे रहना है तो आज आना ही था कि एयरपोर्ट पर जैसे मैं पहुंचा हूं, कल ही मेरा कार्यक्रम तय हुआ था और कल के कार्यक्रम के बाद केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों से जिस तरह से एक कार्यकर्ता भाव से लोगों ने एयरपोर्ट पर जाकर बहुत बड़े जनसमूह यानी हजारों की तादाद में, मुझे लगता है कि ऐसा नज़ारा एयरपोर्ट में कम ही देखने को मिलता होगा। तो मैं वास्तव में बहुत ही अभिभूत हूँ, भावुक भी हूँ कि एक कार्यकर्ता भाव से काम करने वाले सीनियर कार्यकर्ता को या राज्य मंत्री के लिए कार्यकर्ता को स्नेह क्या होता है, ये प्यार मुझे देखने को मिला। और जो आज उनका स्नेह और सहयोग और मैं कहूँगा कि उनका आशीर्वाद मिला है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को यही कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून दुगनी ताकत के साथ 2027 में 2017 रिपीट करने का काम करेगा। सर, आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए जो एनडीए के समर्थन में कहीं न कहीं नहीं दिखाई दी, क्योंकि 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत हुई। कैसे देख रहे हैं, क्या रणनीति आगे बनाएंगे, क्योंकि यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। देखिए, एनडीए के नतीजे आप बता रहे हैं, मेरी जानकारी में खैर मैं क्योंकि इसमें रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं है सच में। मैं कह सकता हूँ कि उपचुनाव किसी भी विधानसभा के हों जो लोकसभा के हों महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई जितनी अपेक्षा सीट भी रही होगी उसमें नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि कितनी सीटें भाजपा की थीं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में काम हो रहा है विकास का, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और विकास के रास्ते पर मैं कहूँ तो आप देखेंगे कि 2014 से पहले का स्थिति क्या थी। तब मैं कह सकता हूँ, चाहे वो गरीबों के लिए 4 करोड़ 21 लाख आवास देने की बात हो, चाहे 12 करोड़ महिलाओं के लिए शौचालय देने की बात हो, चाहे 10 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला गैस योजना की कनेक्शन देने की बात हो, चाहे हर घर नल से जल 14 करोड़ से ज़्यादा परिवारों में देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 3,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा सीधे किसानों के खाते में देने की बात हो, और आज 52 करोड़ जनधन खातों के माध्यम से, जिन्हें हम जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं, उसके माध्यम से केंद्र सरकार का 34 लाख करोड़ से भी ज़्यादा सीधा पैसा पहुंचा है। तब मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से कांग्रेस लंबे समय तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही लेकिन गरीबी नहीं हटा पाई, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग जो गरीब थे वो गरीबी से बाहर आ गए। और ये कोई भाजपा नहीं कर रही है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। तब मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जहां पर हमारी देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर खड़ी थी, वो 11वें स्थान से उठ करके टॉप 5 में हम आए हैं। जिन अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया उन अंग्रेज़ों के ब्रिटेन को भी हमने पीछे धकेल दिया 6वें स्थान पर, और भारत हमारा 5वें स्थान पर आया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस तीसरे कार्यकाल में टॉप 3 में आने का जो बात कहा है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम टॉप 3 में भी होंगे। और 2047 में मेरा भारत कैसा हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है, विज़न है, इसके लिए पूरा करने के लिए देश के 140 करोड़ लोग जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी अपना परिवार मानते हैं और कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो देश हमारा 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ राजनीतिक दलों का, जिस तरह से भी लोकसभा के चुनाव हुए, उस लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से भ्रामक झूठ फैलाने का प्रयास किया गया कि आरक्षण खत्म करने का, संविधान खत्म करने का, बदलने का, तब मैं कहना चाहता हूं कि किसने संविधान खत्म किया है, किसने संविधान पर हमला किया है, ये तो सब जानते हैं। सन 1975 के आपातकाल को कोई भूला नहीं है। जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने उस समय आपातकाल राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लगवाने का काम किया था,
तो सब हम जानते हैं कि 6 महीने आपातकाल बढ़ा करके जिन लोगों ने देखा है वो तो जानते हैं कि किन हालातों में हम रहते हैं। हमने देखा था कैसे परिवार नियोजन के नाम पर, नसबंदी के नाम पर गांव के गांव खाली हो जाते थे, किस तरह की कैसी घटनाएं मीसा DIR सब लगते थे। तब मैं कहना चाहता हूं कि आपातकाल जैसी स्थिति, लोकतंत्र पर सीधा हमला, संविधान पर सीधा हमला, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये संविधान हत्या का जो बात कही है हर 25 जून के लिए, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सही है। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात हम कहना चाहते हैं, संविधान की बात कहना चाहते हैं, तो यही कांग्रेस जिसने चुनी हुई सरकारों को 1-2 नहीं 90 सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है, तो इस लोकतंत्र पर सीधा हमला ये करते हैं। लोकतंत्र को ख़त्म करने के साथ संविधान पर हमला ये करते हैं। हम 1992 का 6 दिसंबर 1992 नहीं भूले, जिसमें हमारे बाबूजी कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, और जब बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था उसमें माने कल्याण सिंह ने अपना स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था, अपनी जिम्मेदारी ओढ़ते हुए। इसके बाद में भी कि कांग्रेस की सरकार ने, हमारी जो केंद्र में बैठी थी, उसने हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया। और केवल उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त नहीं किया, हमारी जनता के द्वारा लोकप्रिय 3 सरकारें चुनी हुई, और जिसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार थी, राजस्थान की सरकार थी, मध्य प्रदेश की सरकार थी, इन सरकारों को बर्खास्त किया था। तो 90 बार जिन्होंने ये सब किया है, तब मैं कहना चाहता हूँ जो इनका साथ देने वाले लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आपातकाल में उनको भी जेल में रहना पड़ा, और उनकी दुहाई देते थे इनके साथ न रहने की, लेकिन आज उनके साथ खड़े हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि देश की और प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से देख लिया है ये झूठ फैलाने की जिस तरह से साजिश की गई, जिस तरह से 8,500 रुपये खटाखट खातों में भेजने की बात की गई। तब मैं कहना चाहता हूं यही हमारी कांग्रेस की सरकारें हैं, उन्होंने तो खटाखट पैसा भेजने का काम नहीं किया, लेकिन कर्नाटक की सरकार ने डीजल पेट्रोल पर तुरंत ही पैसा बढ़ाने का काम किया है। हमारी जो अनुसूचित जनजाति का पैसा था केंद्र सरकार ने दिया था, वो कर्नाटक की सरकार ने 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया डाइवर्ट करके अपनी और स्कीम में भेजने का काम किया है। ये बात करते हैं SC ST OBC की, तब मैं चूँकि OBC से आता हूँ, OBC से आने के नाते मैं कह सकता हूँ अगर OBC के लिए अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, केंद्र की सरकारों ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लंबे समय से जो OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल रहा था, उस दर्जे को भी देने का काम किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देने का काम किया है। आज OBC के बच्चे, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, या अन्य हमारे ऐसे स्कूल होते हैं उनमें नीट की परीक्षाओं में आरक्षण की बात हो, तो सारा इस तरह से जो काम किया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और भारतीय जनता पार्टी ने एक OBC का प्रधानमंत्री भी देने का काम किया है। और हम आरक्षण की बात कहना चाहते हैं, आरक्षण को तो मजबूत करने का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने किया है कि हमने अपने SC ST OBC के आरक्षण को सुरक्षित रखते हुए जो सामान्य वर्ग के गरीबी के आधार पर 10% लोग इस प्रकार के थे उनके लिए आरक्षण दिया, तो हमने बिना काटे किसी का तब आरक्षण दिया है। तब मैं कहना चाहता हूँ ये झूठ की जितनी भ्रामक चीज़ें फैलाई गई जनता ने सब समझ लिया है। और आने वाले समय में, चूँकि 2017 में जिस समय चुनाव हुआ था उसमें ब्रज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष था, माननीय अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। उस समय हम लोगों ने नारा दिया था 265 प्लस, लेकिन 265 प्लस की जगह हमारा नीचे का कार्यकर्ता कहता था अब की बार 300 पर। तो अब की बार 300 पर जो नीचे का बूथ का कार्यकर्ता था उसने अपनी बात को पूरा करने का काम किया, और 325 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनाने का काम किया। और 2027 जब आएगी तो मैं निश्चित भाव से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। और 365 दिन काम अगर कार्यकर्ता करता है तो भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है, तो आने वाले समय में हम चाहे उपचुनाव होंगे चाहे हमारे आम चुनाव होंगे, सभी में एक अच्छी विजय प्राप्त करने का काम करेंगे, भाजपा का परचम फहराने का काम करेंगे। बदायूं की हार की समीक्षा क्या की गई है, क्योंकि आप बदायूं से हैं और बदायूं की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, बदायूं जनपद से मैं आता हूँ, शायद आपको जानकारी में बता दूँ कि बदायूं के समीकरण जिस तरह से सामाजिक हैं, ऐसे समीकरण उत्तर प्रदेश में किसी उसमें नहीं। लेकिन इसके बाद में भी सन हमारे करीब मुझे लगता है कि 91-92 के बाद 2019 में हमने संघ मित्रा जी को सांसद बनाया था,
लेकिन इसके बाद में भी हम केवल बहुत थोड़े वोटों से 34,000 वोटों से केवल वहाँ पर हारे हैं, तब कह सकते हैं कि बदायूं के जिस तरह से समीकरण है, जिस तरह से लगातार वहाँ 5 बार सांसद कभी सलीम शेरवानी रहे, कभी 2 बार धर्मेंद्र यादव रहे, लेकिन हम कह सकते हैं ये समाजवादी पार्टी जिसका नाम है समाजवादी, लेकिन पार्टी है पूरी तरह से परिवारवादी। और परिवारवादी पार्टी इसलिए है कि आज समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के, एक यादव समाज के अगर सांसद बनते हैं तो एक ही परिवार के बनते हैं, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे फुरियाबाद हो, चाहे बदायूं हो, चाहे आजमगढ़ हो। तब मैं कहना चाहता हूं कि उस समाज में से जिस समाज ने समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया, उसमें एक व्यक्ति भी ढूंढने से ऐसा नहीं मिला कि जो समाजवादी पार्टी का टिकट दे सकता हो, सांसद बन सकता हो। तो उस समाज के लोगों को भी अब एहसास हो गया है कि हमारे लिए छल हो गया है, ठगा नहीं, तो उन्होंने तो अपने यादव समाज को ही ठग लिया। जब 2 भाई होते हैं, एक भाई दूसरे भाई का हक अगर कहीं थोड़ा सा मार ले तो भाइयों में दुश्मनी हो जाती है, और बात तो पूरे समाज का हक उन्होंने मार लिया है। तो पूरे समाज के लोग इस बात को लेकर हतप्रभ भी हैं और वो सोचने के लिए मजबूर भी। आज जो परिणाम आया है, लोकसभा की बात किया कि छल गए और जनता पछता रही है, लेकिन आज जब उपचुनाव में 10 सीटें जो है, माफ करिएगा, शायद 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है, बाकी सीटें नहीं, भाजपा के पास सीटें कितनी थी? नहीं, उससे मतलब ये भी देखिए ना, कितनी थी, पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं, भारत में चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा कहना है कि हमने जो जिसकी सीट रहती है पहले वो सीट अपनी सेव करेगा। तब मेरा कहना है कि आप बता रहे हैं कि परिणाम ये आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनकी भी हम समीक्षा करेंगे। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में चूँकि हमारी केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से अपना काम करते हैं, तो मैं संगठन का ही व्यक्ति हूँ। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा है कि आज का जो परिणाम आया है, भय और भ्रम भाजपा का टूट गया है, और संविधान के साथ, संविधान और इंडिया गठबंधन के साथ संविधान के लिए लोग खड़े हैं। देखिए, पहले तो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो तो कहने में भूल करते हैं, इंडी गठबंधन, या तो बार बार कहते हैं तो इंडी गठबंधन कहें। और ये इंडी गठबंधन के लोग वो लोग हैं जिनके आपस में विचार मेल नहीं खाते हैं, जिनकी आपस में नीतियाँ मेल नहीं खाती हैं। एक कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुरमा जोड़ा। तो इसलिए ये इंडी आता है जो जीतता है। 36 दल मिलाकर के भी भारतीय जनता पार्टी के नंबरों के बराबर नहीं पहुंचा है। तब मैं कहना चाहता हूं कि 234 सीटें पाने वाले 36 दल वो अपने को कहते हैं कि हम जीत गए हैं। कहां से जीत गए हैं? तब मैं कह सकता हूं साथ में हमने 293 सीटों के साथ में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरे 5 वर्ष पूरी स्थिरता के साथ में और देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहाँ जिन कामों को छोड़ा था उनको आगे बढ़ाते हुए विकास के रास्ते पर इस देश को आगे ले जाने का काम करें। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।